तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अभी तक हम लोग देख चुके हैं। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबका। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अभी तक जितना भी थ्योरम्स हमने देखा और जितने भी रूल्स हमने देखे, मेरे ख्याल से अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आया होगा। कोशिश कीजिएगा उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को बनाने की। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है किसी को सॉल्व करने में? ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे, आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्चुअल एप्लीकेशन करेंगे अपने सर्किट्स में। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एक्चुअल एप्लीकेशन है सर्किट्स में, नेटवर्क थ्योरी के प्रॉब्लम्स में और कंट्रोल सिस्टम के प्रॉब्लम्स में, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल एप्लीकेशन में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग यूज करके देखेंगे। ठीक है, एक सर्किट बना लीजिए। इस सर्किट के अप्रोच से हम लोग देखते हैं, इससे आपका सॉल्यूशन, इससे आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। सपोज दैट एक सर्किट है, एक सर्किट में हम लेके चलते हैं रेजिस्टर और कैपेसिटर। सपोज ये सर्किट आपका दिया हुआ है जहां पे इसको वोल्टेज सोर्स हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए भी इनपुट है। ये टाइम वेरिंग सिग्नल है और यहां पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ये भी टाइम वेरिंग सिग्नल है। ये सपोज दैट R है, ये C है। ठीक है, ये सर्किट ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। इसमें आपको इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज का रेशियो निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद। ठीक है, हमेशा ध्यान देना इसमें करना क्या है आपको। ये जो क्वेश्चन है, चाहिए तो लिख लीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ the Laplace transforms of find the ratio of the Laplace transforms of output voltage to the input voltage। हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज का रेशियो निकालना है। लेकिन रेशियो कब? जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट वोल्टेज का और इनपुट वोल्टेज का निकाल चुके हैं और वो जो इक्वेशन आपकी अलजेब्रिक डोमेन में मिल रहा है लैप्लास होने के बाद, यानी वोल्टेज का इक्वेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो हमें अलजेब्रिक डोमेन में मिल रहा है, और आपके इनपुट वोल्टेज का इक्वेशन जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें अलजेब्रिक डोमेन में मिल रहा है, उनका रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? इनपुट वोल्टेज लेने के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपको इस लूप में केवीएल लगा देना है। ठीक है, वो तो बहुत इजी है। लेकिन मेरा पूछना ये है कि हमारा अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम डोमेन में इनका इक्वेशंस निकालेंगे। टाइम डोमेन में इक्वेशंस कैसे निकालेंगे? तो सिंपली यू हैव टू अप्लाई केवीएल। आपको लूप में केवीएल अप्लाई करना होगा, जिससे आपको टाइम डोमेन में इक्वेशन मिल जाएगा। और दो इक्वेशन आपको मिलेंगे, एक से आपको इनपुट वोल्टेज मिल जाएगा टाइम डोमेन में, एक से आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा टाइम डोमेन में। फिर उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग और आपको आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन आपको अलजेब्रिक डोमेन में मिलेगा, इनपुट वोल्टेज का इक्वेशन अलजेब्रिक डोमेन में मिलेगा। फिर उसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये लूप लेके चलते हैं। ठीक है, ये लूप हम लोग लेके चलते हैं। इसमें जो करंट होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा। ठीक है, यहाँ सिग्नल जो है आपका टाइम वेरिंग सिग्नल है, जो आपका वोल्टेज सोर्स है वो टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स है, जाहिर है करंट भी होगा वो टाइम वेरिंग होगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग केवीएल लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो केवीएल लगा के निकाल लेंगे तो आपका वोल्टेज है, यहाँ से हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे रखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जाहिर है वोल्टेज में हम लोग ऐसे मूव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं।
टाइम वेरिंग सिग्नल हो या ऐसी साइनोसॉइडल सिग्नल हो, आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होगा। पॉजिटिव का मतलब है द प्लेट इज ऑन द हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव का मतलब है द प्लेट इज ऑन द लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइज इन वोल्टेज है, हम लोग कह देंगे लोअर पोटेंशियल प्लेट से हायर पोटेंशियल प्लेट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, राइज इन वोल्टेज है, इसको हम लोग प्लस साइन देंगे। यहाँ क्या होगा, जब हम लोग रेजिस्टेंस में आएंगे तो रेजिस्टेंस में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, ये सिंपली आपका माइनस हो जाएगा। तो आर आई हम लोग जानते हैं, बस ये है कि आपको पता है कि आई जो है वो टाइम का फंक्शन है, इसलिए हमने आई टी लिखा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग यहाँ आएंगे तो कैपेसिटेंस में ड्रॉप हो रहा है, और कैपेसिटेंस का वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, कैपेसिटेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, 1 by c इंटीग्रल ऑफ आई टी डी टी। ये सब याद रखना है, बोलते नहीं आना है, और ये सब मिलके आपका जीरो हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे इसके पहले हम लोग जो इक्वेशन लिखते थे कैसे करते थे, सिंपली v लिख देते थे, इधर क्या करते थे, IR लिख देते थे, और सिंपली पहले हम लोग नॉर्मली इस तरह से इक्वेशन लिखते थे। बस अंतर क्या है कि यहाँ टाइम, यहाँ जो भी आपका है, जैसे सपोज दैट वोल्टेज है, तो वोल्टेज आपका टाइम का फंक्शन है, इसलिए हमने, क्योंकि टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स है, यानी वोल्टेज आपका टाइम का फंक्शन है, इसलिए फंक्शन के टर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, इसलिए हमेशा फंक्शन की तरह, जिस तरह हम लोग लिखते थे ना fx, या लिखते थे हम लोग ft, तो यहाँ क्या था, f इज द फंक्शन ऑफ t, f इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ भी क्या है, हमें पता है कि वोल्टेज सोर्स वेरिंग वोल्टेज सोर्स है, और किसके हिसाब से वेरिंग है, तो टाइम के हिसाब से वेरिंग है, टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स है। डेफिनेटली दिस वोल्टेज सोर्स शुड बी टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स, और दिस वोल्टेज शुड बी अ फंक्शन ऑफ t। इसलिए इस टर्म में सब में हमने फंक्शन ऑफ t की तरह रिप्रेजेंट किया, चाहे करंट हो या आपका वोल्टेज हो। क्लियर हो गया ये कांसेप्ट? तो सिंपली यही इक्वेशन है, इसको लिखने का तरीका है टाइम वेरिंग फंक्शन के टर्म में लिखना। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे, बताइए। इवन ये ओपन भी रहता, अगर ये ओपन भी रहता तो भी हम लोग निकाल सकते थे। ये अगर ओपन रहता तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई वोल्टेज डेवलप हुआ है VT। ठीक है, VOT यानी आउटपुट का O, और टाइम वेरिंग। तो अगर ये टर्मिनल ओपन भी रहता तो हम लोग अगर एज्यूम करके चलते कि इस ओपन टर्मिनल के बीच में, सपोज दैट नेम इट, दिस इज टर्मिनल A, टर्मिनल B, तो अगर ये ओपन सर्किट भी रहता तो हम लोग कहते कि A और B के बीच में एक वोल्टेज अपीयर हो रहा है, जिसका नाम हमने दिया VOT। जाहिर है टाइम वेरिंग वोल्टेज ही अपीयर होगा, तो ये टाइम का फंक्शन है। इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, इससे भी इजीली निकाल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, बताइए कितना होगा आउटपुट वोल्टेज। बढ़िया, ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही तो यहाँ अपीयर होगा। ये कितनी बार, अगर यहाँ रेजिस्टर होता इसकी जगह, कैपेसिटर की जगह, तो रेजिस्टर में जो आईआर ड्रॉप हो रहा होता वही आपका ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक है, अगर इंडक्टर लगा होता तो इंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप है वही ओपन सर्किट वोल्टेज है वहां का। तो तीनों अगर डिवाइस होता, तीनों डिवाइस में ड्रॉप कैसा होता है देखते जाओ, तीनों डिवाइस में ड्रॉप कैसा होता है। अगर आपका रेजिस्टर होता तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होता वो आईआर ड्रॉप होता, अगर आपका कैपेसिटर लगा रहता तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होता वो 1 by c इंटीग्रल ऑफ I t dt होता। ठीक है, यहां भी क्या है, आपका I टाइम वेरिंग है, इसलिए इसको टाइम वेरिंग के हिसाब से लिख लीजिए। यहां I टाइम वेरिंग है, इसलिए इसको भी टाइम वेरिंग के हिसाब से लिख लीजिए। उसी तरह अगर आपका इंडक्टर रहता तो इंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा होता वो L di by dt हो रहा होता। ठीक है, तो जो भी डिवाइस लगा होगा, अगर यहां पर ये ओपन सर्किट है तो डेफिनेटली इस डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वही इसका ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज है। ये सब चीज को याद रखना है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो इसको यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। तो यहां जो डेफिनेटली जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, और यही आपका आउटपुट वोल्टेज है।
अब ये दो इक्वेशन मिल गया, अब इन दोनों इक्वेशन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हम लोग ले लेंगे। तो लिख लीजिए टेकिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ ऑफ दिस इक्वेशंस, बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे दोनों इक्वेशंस पे, ठीक है। और निकाल लीजिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म। अब दोनों साइड का लैप्लस ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। तो सिंपली आपका VIS है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो भी हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते थे, जो भी हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते थे, जैसे आपका फंक्शन अगर yt था तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता था, कैपिटल YS। अगर आपका फंक्शन ft था तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता था, कैपिटल FS। उसी तरह क्या है, यहाँ स्मॉल v है, ठीक है, ये सब स्मॉल v है, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो कैपिटल V I S। I सिर्फ इनपुट को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ O सिर्फ आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है, जो वोल्टेज का सबस्क्रिप्ट है। सिंपली R, तो R आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस की कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्म से बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लायर को, तो R तो सीधा सीधा बाहर चला जाएगा। अब बचा स्मॉल I, तो ये फंक्शन की तरह हो गया, ft की तरह, yt की तरह, इस तरह it एक फंक्शन है टाइम वेरिंग करंट का, हमने रिप्रेजेंट किया है, तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल I S, ठीक है। अब यहां भी क्या है, C कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म से हम लोग कांस्टेंट मल्टीप्लायर को बाहर ले सकते हैं, यानी अपने आप 1/C बाहर चला गया, ठीक है। और इंटीग्रल, किसी इंटीग्रल का हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या करते हैं, बताइए। किसी इंटीग्रल का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या करते हैं, fs divided by s। यस, तो यहां क्या है, आपका I का फंक्शन है, सिंपली IS डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको मिल गया, पहला इक्वेशन A। इसी तरह दूसरा इक्वेशन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, सेम चीज, 1/C IS by S is equal to capital V O S। इक्वेशन नंबर बी मिल गया आपको, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए को अरेंज कर लीजिए, तो आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज मिल जाएगा, यानी VIS मिल जाएगा। इसको अरेंज कर लीजिए, VIS को छोड़ के बाकी दोनों टर्म को राइट हैंड साइड ले जाइए, तो ये इक्वेशन जो है सिमट के कहां आ जाएगा, यही आपका इक्वेशन नंबर ए को हमने फिर से राइट कर दिया, ठीक है। अब सिंपली आपको निकालना क्या था, तो आपको आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो निकालना था, निकाल लीजिए यहां पे। अब सिर्फ आपको रेशियो निकालना है, आउटपुट वोल्टेज, लैप्लस ट्रांसफॉर्म आउटपुट वोल्टेज टू द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, IS कॉमन ले लेंगे,
ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम जब आपको पढ़ाया जाएगा, जब आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ाया जाएगा और फाइनल ईयर में एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया जाएगा, तो वहां इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। याद कर लीजिए, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो आगे चल के आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ना होगा, आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ना होगा और एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम पढ़ना होगा फाइनल ईयर में। उन सब में इसका आपको जरूरत पड़ेगा। इसी तरह हम लोग सारे सर्किट्स में इनपुट का इक्वेशन निकालेंगे, आउटपुट का इक्वेशन निकालेंगे और उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे और फाइनली लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट से इनपुट का रेशियो आएगा, इसी का नाम हम लोग देते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। एक तरह से देखें तो एफिशिएंसी हम लोग इसको बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, या आउटपुट पावर होता अगर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100 कर देते एफिशिएंसी निकल जाती। लेकिन ये टेक्निकल टर्म है, आपके कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, इसका हमने नाम दिया है ट्रांसफर फंक्शन। हमेशा ध्यान देना है, ट्रांसफर फंक्शन कभी भी टाइम डोमेन के इक्वेशन में नहीं होगा, ये याद रखना है। जब भी होगा तो लैप्लास डोमेन में यानी अलजेब्रिक डोमेन में जब हम लोग आउटपुट से इनपुट का रेशियो निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि टाइम के इक्वेशन से आपको आउटपुट वोल्टेज मिला टाइम डोमेन में और टाइम डोमेन में आपको इनपुट वोल्टेज मिला, उनका रेशियो निकाल देंगे और उसको ट्रांसफर फंक्शन बोलेंगे। नहीं, ये सही नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी इक्वेशन को हमने फाइंड आउट किया टाइम डोमेन में, उसको हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके अलजेब्रिक डोमेन में कन्वर्ट कर दिया और अलजेब्रिक डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद जो आउटपुट से इनपुट का रेशियो मिला, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरह हम लोग सर्किट एनालिसिस में, नेटवर्क एनालिसिस में और कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस में यूज करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। कुछ और प्रॉब्लम्स को देख लीजिए। एक और सर्किट इसी तरह बना लीजिए। मेक इट क्वेश्चन नंबर 2। make it question number 2 or simply ठीक है, सिंपल सर्किट है, वही वाला सर्किट है, सिर्फ आपके रेजिस्टेंस के साथ, आपके रेजिस्टर के साथ एक और इंडक्टर लगा हुआ है रेजिस्टर के सीरीज में, जिसकी वैल्यू, जिसका इंडक्टेंस L है। इसका भी आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज। कैसे निकलेगा, निकालिए। कैसे निकलेगा? यहां भी क्या करना है आपको, इस लूप में केवीएल ले लेना है। कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, ठीक है। कोई भी करंट का एक डायरेक्शन एज्यूम कर लीजिए और फिर अपने आप को मूव कराइए। किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि करंट के डायरेक्शन में मूव करें। इक्वेशन सिंपल मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सिंपली जो करंट फ्लो हो रहा है, सबसे पहले वोल्टेज
इतना आ गया सबका, इतना आ गया, ठीक है। अब दोनों पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, बोथ साइड्स, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स ऑन बोथ ऑफ these equations we have इक्वेशन नंबर ए मिल गया सबको। इक्वेशन नंबर 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज आ गया सबका। अब सॉरी इनपुट वोल्टेज, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज इसी तरह से निकाल लीजिए। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेना है, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज का रेशियो निकाल लेना है। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग सर्किट एनालिसिस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं। आपको सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रिंसिपल को याद रखना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रूल्स को याद रखना है और उसको अप्लाई करते जाना है। ठीक है, अब जो हम लोग इनवर्स लैप्लास निकालते हैं, ठीक है, वहां हम लोग इनवर्स लैप्लास निकालने के लिए हमें अधिकतर बार जरूरत होती है पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करने का। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में। ठीक है, एक बार थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लेते हैं कि जिनको नहीं याद है वो भी याद आ जाए। तो एक बार थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए यूजेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यूजेस ऑफ partial fraction while using inverse Laplace transforms. Uses of partial fraction while using inverse Laplace transform. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन सबको पता है कि जहां पर हमारा कोई इक्वेशन आए जिसके डिनोमिनेटर में कुछ सर्टेन टर्म्स है, न्यूमरेटर में सर्टेन टर्म्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन इक्वेशंस है और उन टर्म्स को हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करते हैं। बस एक छोटा सा हम लोग लिख लेंगे खाली रिकॉल करने के लिए, आपकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, तो हम लोग लिख लेंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें हो सकता है, इसमें हम लोग
मान के चलते हैं कि 3 तरह का केस जनरली आता है, ठीक है। पहला वाला लिख लीजिए, फर्स्ट केस लिखिए, केस 1, केस 1। और केस कैसा आएगा, हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, तो PQ बाई कोई भी ले लीजिए, PQ बाई RQ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, या सिंपली PX बाई QX ले लीजिए। इस तरह का जो पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है, सर्टेन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके हम लोग इक्वेशंस में लाते हैं, और इक्वेशंस में भी ग्रुप ऑफ इक्वेशंस हो सकता है फैक्टराइज करने के बाद, और उनका जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो केस 1 ले लीजिए, व्हेन, केस 1 में लिख लीजिए, व्हेन द डिनोमिनेटर, व्हेन द डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड, रिपीट करने से बना रिपीटेड, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, when the denominator has non-repeated linear factors। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, just take an example। सपोज दैट आपको बोला जाए आपको L इनवर्स लेना है 11s² माइनस 2s प्लस 5 ठीक है। सपोज दैट आपको लैप्लास इनवर्स इस पॉलिनोमियल का निकालना है जो px by qx के फॉर्म में है, ठीक है। इसका न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है px वो सिंपली आपका 11s² 2s 5 है, और डिनोमिनेटर में जो है वो 3 इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन है जो ब्रैकेट से आपस में सेपरेट किया हुआ है, वो है आपका s-2 2s - 1 s + 1, ठीक है। तो जब इस तरह का इक्वेशन आएगा ना, जब आपका इक्वेशन में क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले मैथमेटिक्स में देखा है कि इक्वेशंस को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस तरह मल्टीपल हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, सिंपली आपका लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि आपके वेरिएबल का पावर 1 है, तीनों इक्वेशंस में आपके वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए तीनों लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल है। और लीनियर इक्वेशंस में भी देखिए तो नॉन रिपीटेड है, कोई फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है, यानी किसी भी ब्रैकेट का स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है, कोई फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है। तो इस केस में तो हम लोग बड़ा सिंपली निकालते हैं। इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग a/a फैक्टर प्लस b/ दूसरा फैक्टर तो इसमें बहुत इजी है, जहां आपके पास लीनियर इक्वेशंस हो और लीनियर इक्वेशंस में भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, तो सिंपली इस तरह हम लोग इससे इंडिकेट कर देते हैं, और इससे इंडिकेट करने के बाद जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल वाले इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर को इक्वेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर को इक्वेट करके फाइनली हमें इक्वेशन मिलेगा, और उन इक्वेशन से सॉल्व करके हम लोग a b c की वैल्यू लाते हैं, और कंप्यूट करके इस तरह आपको सेपरेटेड टर्म्स आपको मिल जाता है, जिसका लैप्लास निकालना आसान होता है, ठीक है। ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए इसलिए शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। ये केस 1 था, अब केस 2 में आ जाइए। दूसरा केस किस तरह का हो जाता है उसमें आ जाइए। केस 2 में लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए व्हेन द डिनोमिनेटर हैज repeated linear factors, when the denominator has repeated linear factors, ठीक है। तो केस 2 में अगर आपको कह दिया जाए कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म, आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, सपोज दैट 2s - 5 ठीक है। तो अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस तरह के पॉलिनोमियल का,
जहां आपका px यानी न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है 2s माइनस 5 और डिनोमिनेटर में आपका 3s माइनस 4 इंटू 2s प्लस 1 का क्यूब है। तो देखो यहाँ लीनियर फैक्टर्स तो है, फैक्टर्स आपका लीनियर है, देखो यहाँ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, लेकिन उसमें एक टर्म रिपीटेड है यानी क्यूब है। ये टर्म अगर देखा जाए तो 3 बार मल्टीप्लाइड ये टर्म है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन 2s प्लस 1 लीनियर इक्वेशन एक तरह से देखा जाए तो 3 बार मल्टीप्लाइड है, ठीक है, यानी रिपीटेड लीनियर इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत सिंपल हो जाता है ये। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब थर्ड केस में आ जाइए, केस 3। केस 3 में लिख लीजिए when the denominator has non-repeated quadratic functions, when the denominator has non-repeated quadratic functions, ठीक है। तो जहां पे आपके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फंक्शंस आए, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आपको कहा जाए कि आपको लैप्लास इनवर्स निकालना है, आपको लैप्लास इनवर्स निकालना है s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4 और इधर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है। तो जब आपके डिनोमिनेटर में ऐसे फंक्शंस हो जो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो ये भी बहुत सिंपल है, ये सबको आता होगा। इस तरह से करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इजी है, सबको पता है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब आइए चौथे केस में, फोर्थ केस लिख लीजिए when the denominator has repeated quadratic function, when the denominator has repeated quadratic functions, ठीक है। तो जब आपका क्वाड्रेटिक रिपीटेड हो आपके डिनोमिनेटर में, सपोज दैट आपको अगर दिया जाए कि आपको लैप्लास इनवर्स निकालना है एक फंक्शन का जो है आपका 3s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 का होल स्क्वायर s, ठीक है। इस तरह का अगर दिया हुआ रहे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जहां रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मतलब है कि हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है और बाद में क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के बाद जो न्यूमरेटर टर्म आएगा उसको एक्चुअल न्यूमरेटर से हम लोग इक्वेट करेंगे और लाइक पावर ऑफ s के हम लोग कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके हम लोग इक्वेशंस लाएंगे और उन इक्वेशंस को फिर सॉल्व करके फर्दर हमें सॉल्यूशन मिलेगा और फिर हम लोग रियल फैक्टराइजेशन इस तरह से शो करके, इससे फायदा क्या होगा कि हमारा इनवर्स लैप्लास लेना इजी हो जाएगा, हर एक टर्म का अलग-अलग इनवर्स लैप्लास हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये फायदा मिलता है हमें, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और टॉपिक लीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन पीरियोडिक फंक्शंस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन पीरियोडिक फंक्शंस। ये भी बहुत आसान है, शॉर्ट में करते चलना है, इसमें लिखना नहीं है ज्यादा, बस शॉर्ट में करते चलना है। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन पीरियोडिक फंक्शंस। पहला इसमें लिख लीजिए यूनिट स्टेप फंक्शन, जो हम लोग एनटी के शुरुआत में हम लोग देखे थे, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या था, याद होगा सबको। यूनिट स्टेप फंक्शन को सिंपली हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते थे, याद आया, और उसका ग्राफ आता था कैसे, इस तरह से ग्राफ आता था, ये 0 था, टाइम t इज इक्वल टू 0 और ये टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, ये टाइम एक्सिस है
और ये सपोज दैट कुछ भी हो, वोल्टेज हो या कोई भी हो, वोल्टेज एक्सेस भी हो सकता है अगर वोल्टेज हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या था, ये डिफाइंड कैसे होता था, तो इसकी वैल्यू कोई भी यूनिट हमें मिलती थी, यूनिटी मिलती थी, 1 वैल्यू मिलता था। कब? ut इज इक्वल टू 1, कब था ये? t इज ग्रेटर देन 0, और यही ut इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका लैप्लास अगर आपको निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? लैप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यस, सिंपली 1/s, क्योंकि है क्या, आपको करना है ये, ठीक है। और ये डिफाइंड है क्या, फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 है, यानी अल्टीमेटली आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकालना है, ठीक है। और आपको पता ही है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो जाता है। क्लियर है? तो ये बहुत इजी है, ठीक है। और भी कुछ पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग देख लेंगे। तो और दूसरा देख लीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या हाँ चलो एक्सपोनेंशियल पहले कर लो, फिर हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंशियल कर लेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस फंक्शन को, इस ग्राफ को किस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में? सपोज दैट दिस इज योर वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज है, ये टाइम है, इस तरह के ग्राफ को कैसे इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं बताइए? और क्या ये ग्राफ एक्सिस से जाएगा? अगर हम कह दें कि यहां 1 है, अब बताइए ये नहीं है क्या et? यही तो होगा इसका इक्वेशन। इस फंक्शन को et से तो ही डिनोट करेंगे, तभी तो 0 पे जब हम लोग जाएंगे, जब आपका टाइम 0 रहेगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व ही तो है। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, तो आपको पता है इस तरह के फंक्शन का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे कितना आएगा? 1/s minus 1, 1/s, अच्छा प्लस में पॉजिटिव है ना, 1/s minus पॉजिटिव, 1/s minus 1। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल है, इस तरह का इक्वेशन। अगर यही आपका कर्व ऐसा रहता, ठीक है, इसका क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या लिखते हैं? इस कर्व को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? तो अगर आपको नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो अगर आपको नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लैप्लास निकालना है, सिंपली क्या आ जाएगा आपका? क्लियर? तो इस तरह बहुत सारे फंक्शन का हम लोग बना सकते हैं। आपके इवन साइनसोइडल का, जो भी साइनसोइडल फंक्शन होगा, सिंपली अगर आपको कहा जाए कि एक साइनसोइडल फंक्शन है, इसका आपको लैप्लास निकालना है, तो आपको पता है कि साइन का जो लैप्लास आता है वही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हम लोग इक्वेशन लिखते थे, हम लोग जो एसी साइनसोइडल इक्वेशन का वोल्टेज इक्वेशन हम लोग डिराइव करके लाते थे, याद है? जो हम लोग एसी साइनसोइडल ईएमएफ का वोल्टेज हम लोग डिराइव करके लाते थे, वो कितना होता था? em sin ओमेगा t। याद है कैसे हम लोग सिंपल लूप कॉइल को हम लोग रोटेट कराते थे एक मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, और हम लोग फ्लक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग जब डिराइव करके लाते थे उसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लाके, तो हमें यही इक्वेशन डिराइव होकर मिलता था। इस इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग और भी बहुत सारे इक्वेशन निकालते थे। इवन सिंपल इस तरह का अगर इक्वेशन आपको दिया हुआ हो कि सपोज योर वोल्टेज सोर्स इज दिस, इसी साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स, तो सिंपली इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है। आपका em जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर हो जाएगा, और सिंपली ये टर्म आपका हो जाएगा ओमेगा
डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर इसका लैप्लास आपको निकालना है। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी है, इसको हम लोग फिर स्किप करके अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए जो आपके टॉपिक में एक चीज आपके सिलेबस में वो मेंशन किया हुआ है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक दे दीजिए एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लिख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हम लोग एप्लीकेशन देख लेंगे अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। आपके एनटी के सिलेबस में भी, नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस में भी सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एप्लीकेशन है वही पढ़ना है। ठीक है, तो चलो लीनियर पे हम लोग आ जाएंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें हमेशा देखना पड़ता है, हमेशा इनकाउंटर करना पड़ता है अपने वेरियस इंजीनियरिंग के फील्ड्स में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसा मिल सकता है, तो सपोज दैट कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सपोज दैट आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए और इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना हो। ठीक है, और अगर कंडीशन दे दिया गया कि इफ y0 is equal to 2 and y dash 0 is equal to 6। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम लोग बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत आसान वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब एक्चुअली इंजीनियरिंग के बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं आगे चल के, और जब वाइड एप्लीकेशन आपका इंजीनियरिंग का होता है, तो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलता है, बहुत टिपिकल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये बहुत सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, लेकिन आगे जब हम लोग इंजीनियरिंग का एनालिसिस देखते हैं वेरियस फील्ड्स में, और वहां हमें वेरियस इक्वेशंस जो मिलते हैं वो बहुत टिपिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, जिन्हें आगे चल के सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई बता सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा जुड़ा हुआ रहता है? तो बताइए क्या चीज है जो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में सबसे टिपिकल बनाता था उसको? आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया होगा ना। लैप्लास की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग, लैप्लास का एप्लीकेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो अब करेंगे, लेकिन नॉर्मली जब आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप लोग सॉल्व करते थे तो क्या मुश्किल आती थी? सबसे ज्यादा टिपिकल क्या लगता था?